नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं आज सुबह की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर, एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे। यूएस फ्यूचर्स भी ऊपरी स्तरों से फिर फिसला, करीब 0.5% तक गिरे। आज बंद है जापान का बाजार। और कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स फिर बढ़ा, 1700 से बढ़कर 2100 प्रति टन किया गया। एटीएफ पर भी टैक्स 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 4.5 रुपए प्रति लीटर किया गया। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई। और तीसरी तिमाही के लिए सीएसबी बैंक ने पेश किए अच्छे अपडेट्स। बैंक ने ग्रॉस एडवांसेस में करीब 26% का उछाल दिखाया, तो साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक के लोन आवंटन में भी हुई बढ़ोतरी। और आज आईआरसीटीसी पर रहेगी नजरें। अप्रैल से दिसंबर के बीच पैसेंजर सेगमेंट में रेलवे की कमाई 71% बढ़ी, करीब 49,000 करोड़ रुपए आई। और जोमैटो को एक और झटका, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर गुंजन पाटीदार ने दिया इस्तीफा। कंपनी में शुरू से जुड़े थे पाटीदार, कोर टेक सिस्टम्स बनाने का था बड़ा योगदान। इंडिया में तो बेरिश हमको कभी होना नहीं चाहिए। हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडेक्स में वो क्षमता है कि हर 5-6 साल में पैसा फिर हमारा डबल करता जाए। देश के सबसे बड़े फंड मैनेजर प्रशांत जैन भारतीय बाजारों को लेकर हैं बुलिश। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, गिरावट से ना घबराए निवेशक, लंबे वक्त में बनेगा अच्छा पैसा। चुनौती भरा रह सकता है ये साल। तो आज सुबह के संकेत आपको यही इशारा कर रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं ट्रेड में। भले ही जापान की छुट्टी हो, लेकिन बाकी बाजार भी ऑन ट्रैक आते हुए दिखाई देंगे। तो न्यू ईयर की हॉलिडे से वापस सब लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताइवान के मार्केट में कुछ ही देर पहले कारोबार की शुरुआत होती हुई दिखाई दी। एसजीएक्स निफ्टी आपके सामने आएगा, जहां पर हमने देखा है करीब 46 अंकों तक की नरमी देखने को मिल रही है। और कल का सत्र हम सबको याद है। शुरुआत ठीक रही, फिर थोड़ा सा डिप आया और उसके बाद एक बहुत बढ़िया चाल, तो 18,200 के करीब हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसी के आसपास दरअसल कल की समाप्ति भी हुई है। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। एक समय ऐसा था जहां पर हमने 300 पॉइंट का इजाफा दिखाया, लेकिन इवेंचुअली करीब 200 पॉइंट ऊपर जाकर टिके। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव था, क्योंकि मिड कैप्स की तरफ से भी योगदान रहा है। अच्छी खरीदारी देखने को मिली। और कल का दिन फिर से मेटल कंपनियों के नाम रहा, यहां पर सबसे ज्यादा चमक बनती दिखाई दी। लेकिन आज का दिन कैसा उभर कर आएगा, यही बड़ा सवाल है। अगर एशियाई बाजारों पर ध्यान दे, तो ताइवान के मार्केट की तरफ से हमने देखा है थोड़ा सा डाउन टिक नजर आ रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जापान से कोई खास बड़ा क्यों नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, कुछ डेटा आपके सामने आ रहा है डाउ फ्यूचर्स का। डाउ फ्यूचर्स कल दोपहर को हम देख रहे थे, वहां पर मार्केट्स बंद थे, गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आज सुबह में ठीक 1 घंटे पहले हमारी जब नजर गई थी, तो पॉजिटिव टेरिटरी में लौटे थे वो मार्केट्स। हालांकि अब स्थिति फिर से बिगड़ गई है। तो डाउ फ्यूचर्स आपके सामने करीब 60 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी फिसला है और एसएनपी पर भी दबाव देखने को मिला। कल के सत्र में ऑफ कोर्स यूरोपीय बाजार थोड़े से ऑन ट्रैक लौटते हुए दिखाई दिए थे, और वहां पर कुछ डेटा पॉइंट्स आए जिस पर मार्केट ने रिएक्ट भी किया। अब आज के लिए संकेत कैसे हैं, आपने इस ग्लोबल सेटअप को कैसे पढ़ना है, किस डेटा पॉइंट पर ज्यादा नजरें रहेंगी, उसकी बात करेंगे नीरज बाजपेयी से डिटेल में। वीरू तैयार है आज की एनालिसिस लेकर कि इंडेक्स पर कौन से खास लेवल होंगे कल की 18,200 की करीब क्लोजिंग के बाद। और स्टॉक्स न्यूज के लिए सुमित को हम जोड़ेंगे। गुड मॉर्निंग नीरज जी। इंटरनेशनल मार्केट्स फाइनली ऑन ट्रैक आते हुए, हम अकेले नहीं है आज ट्रेड में, तो कुछ कंपनी रहेगी, क्या लग रहा है? जब मैंने ग्लोबल मार्केट सुबह लिखना शुरू किया तो 60-70 पॉइंट ऊपर था यूएस मार्केट, अब वो 125 पॉइंट नीचे है। कारण ये है कि आईएमएफ ने कहा है कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, यानी 1/3 छोटे छोटे जो देश है वो जो है रिसेशन में चले जाएंगे 2023 में। और बहुत टफ साल ये रहने वाला है यूएस, ईयू, चाइना के लिए। इनकी इकोनॉमी स्लो करेंगी और इसका असर फिर दूसरे देशों में फिर से पड़ने लगेगा।
तो ये जो एक ग्लूमी पिक्चर पेश की है आईएमएफ ने, उसकी वजह से मार्केट में एक दबाव आपको इस समय फ्यूचर्स मार्केट में देखने को मिल रहा है। चूँकि सारे मार्केट बंद थे लगातार, तो बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा इस हफ्ते आएंगे, उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन आईएमएफ की ये वार्निंग इन लाइन है, जैसा कि हम लोग ये शुरू से बात कर ही रहे थे, अब वो कह रहे हैं। तो इसको मार्केट कितना सीरियसली लेता है या इस पर कितना रिएक्ट करता है, ये हमको थोड़ी देर में दिखेगा। लेकिन ये बात तो सच है कि दुनिया भर की इकॉनमीज़ है तो दिक्कत में। अब अभी देखिए क्रूड जो है 85-86 पे कितने दिनों से, करीब एक फोर्टनाइट से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन आपके यहाँ विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया भाई? मैं वही पूछने वाली थी। अभी आपने एक हेडलाइन पढ़ी, जस के तस है वहां पर, ये तो बढ़ क्यों गया? कुछ तो हुआ नहीं? क्योंकि पैसे चाहिए हमें, और ये सच है कि पैसे नहीं है। अभी आपने खबर पढ़ी ना कि रेलवे की पैसेंजर ट्रैफिक 71% बढ़ी है और बढ़ेगी ये, क्योंकि जब एटीएफ के दाम 3 गुना बढ़ाए जाएंगे तो आप बेंगलोर जाएंगे तो 15,000 का टिकट लेके जाएंगे, तो या तो आप ट्रेन से जाइए। ये दिखाई दे रहा है कि मतलब क्रूड अभी वहीं पे है, लेकिन आपने विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल पे बढ़ा दिया, क्रूड पे बढ़ा दिया, एटीएफ पे बढ़ा दिया। तो ये दिखा रहा है कि वाकई जो है इकोनॉमीज़ पे दिक्कत है, और आईएमएफ उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो इसीलिए मार्केट आपको इंस्टेंट रिएक्शन दिखा रहा है कि नीचे की तरफ झटका उसने दिया है। 74 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी है। मुझे लगता है कि मार्केट अगेन इन्हीं खबरों पे आज रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। हालांकि बहुत बार मार्केट जो है इन चीज़ों को इग्नोर करता है, जैसे कल भी उसने इग्नोर किया। कल भी बहुत सारे डेटा थे, आपका कैट का कोर सेक्टर का डेटा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मार्केट ने उसको ध्यान नहीं दिया, उसको ये मान लिया कि ये हिस्ट्री है। तो देखते हैं आज कैसे फ्यूचर को रिएक्ट करता है। लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे जो 2-4 खबरें हैं, उसके आधार पर मार्केट हमें लग रहा है कि उस पर वीक रिएक्ट करना चाहिए। अच्छा, इकोनॉमिक फ्रंट पर जो कल डेटा निकल कर आया, यूरोजोन मैन्युफैक्चरिंग डेटा कह रहा है कि द वर्स्ट हैज पास्ड। अब वर्स्ट हैज पास्ड और फिर एक्सपेक्टेशन के आसपास रहा, तो क्या ऐसा होगा कि ये जो बड़ी इकोनॉमीज थी वो थोड़ी सी स्थिर होने के आसार दिखाएंगी और फिर छोटी इकोनॉमियों की बैंड बजेगी? क्या ये कहता है? मैंने आईएमएफ का डेटा पढ़ा नहीं जो आप मेंशन कर रहे हैं, क्या उस तरफ इंडिकेशन आ रहा है और उसमें फिर हम कहाँ फंसते हैं? इसको एक फिलोसफिकल जवाब मैं दूं आपको। हाँ दीजिए। एक किताब लिखी गई थी पॉवर्टी कल्चर नाम से, है ना, गोल्ड स्मिथ ने लिखी थी शायद। उस किताब का ये मतलब होता है कि आप जब किसी एक परिस्थिति में चले जाते हैं, कुछ समय बाद आप उससे एकोमोडेट कर लेते हैं, फिर वो सिचुएशन आपको ख़राब नहीं लगती है, तो आदत हो जाती है ना। आदत हो जाती है, आप यूज्ड टू हो जाते हैं कि अच्छा यही सच है आज का। तो लगातार इतनी बुरी खबरें झेलें, उनको लगता है कि हाँ अब ये ठीक है, नॉर्मल है, अब हम कर रहे हैं। कोई चीज़ आपकी सुधरती हुई मुझे ग्लोबल मार्केट में कहीं भी दिखी हो। कल यूक्रेन की तरफ से रशिया के ट्रूप पे हमला किया, जहाँ 61 लोग मर गए हैं, 61 जवान उनके मरे, उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। अब आप सोचिए वहाँ इतनी भीषण लड़ाई चल रही है और हम कह रहे हैं सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। हम तो ऐसे घोड़ों पे ब्लाइंडर्स लग जाते हैं ना, वो लगा के बैठे। चाइना की इकॉनमी बुरी कंडीशन में है। अभी परसों उसका नंबर आया था पीएमआई का 47 आया है। इकॉनमी बुरी हालत में है। इंडिया के नंबर्स आपके सामने हैं, यूएस के नंबर आप सामने हैं, लेकिन अगर हम फिर भी ये मान लें यूरोप की मार्केट को भी कि नहीं अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो ठीक है, आप वैसे ही देख के चले। इसलिए हमने कहा कि नंबर्स कहीं भी अच्छे नहीं है। लोग उसको पता नहीं क्यों मान के चल रहे कि एवरीथिंग इज़ फाइन। नहीं, फाइन नहीं है, चीज़ें गड़बड़ हैं। हाँ ठीक है, लिक्विडिटी अभी भी सिस्टम में है बहुत सारी, तो आप उसको घुमा फिरा के मार्केट में चला दे रहे हैं। गोल्ड अगर 1840, 50, 60 तक जा रहा है तो उसका कुछ मतलब है ना, उसका कुछ साइंस है कि गोल्ड क्यों इतना ऊपर जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि देखने का नज़रिया वैसे ही होना चाहिए। थोड़ा सा टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट जो कहते हैं, रियलिटी से अब आपने दूरी नहीं बनाए रखनी है, उसको एक्नॉलेज करना है। और शायद उसी रियलिटी का एक चेक किस समय एसजीएक्स निफ्टी के पर भी आ रहा है। 74 पॉइंट नीचे अब हम करीब 18,150 के आसपास ट्रेड करते हुए। वीरू गुड मॉर्निंग। तो वाजपेयी जी ने तो साफ कह दिया है, क्यू है न्यूट्रल टू हल्का सा नेगेटिव, न्यूट्रल विद अ नेगेटिव टिंज। अब इसके वेरिएशन करना शुरू करेंगे, ठीक है? बताइए वीरू, हमारा डेटा क्या संकेत दे रहा है? नहीं, जो सुबह नीरज जी ने झेला वो मैं भी झेला, मतलब झेल रहा हूँ। गूगली जो डाउ फ्यूचर्स देती है, बट स्टैट्स अपनी जगह होते हैं हर्षदा, ठीक है? उस पर थोड़ा सा एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं हम। देखिए कल हमारी अप्रोच थी बाय करना है और 18 to 10 मिलेगा, वो मिला।
बैंक निफ्टी को आपको 43,300 से 500 के क्लस्टर में बुक करना है, प्रॉफिट जब नीचे लें वो भी मिला। कल बाजार ने ठीक ठाक स्विंग दिया। अब देखिए हर्षदा क्या हुआ कि कुछ सेशंस में ग्लोबल मार्केट्स क्लोज थे, हम एकला चलो में अगर आप देखें ऐश कर रहे थे, पुल बैक्स आ रहे थे, लेकिन फाइनली अगर आप देखें हमें अपनी पैरिटी एस्टेब्लिश करनी है आज ग्लोबल मार्केट्स के साथ, तो मार्केट मैसेज को तो रीड करना पड़ेगा। कल तक का मैसेज क्या था? कल का मैसेज ये था कि एफआईएस की कैश में सेलिंग थोड़ी कम थी। कल अगर आप उनके आंकड़ों को देखें तो करीब करीब 212 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग थी और 743 करोड़ रुपए का डीआईएस ने बाइंग किया। नेट कैश बाजार में था, दैट्स गुड। हालांकि एफआईएस ने कल भी इंडेक्स बेचा 700 करोड़ रुपए का, 716 करोड़ रुपए का, 5700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी उनकी तरफ से 520 करोड़ रुपए की, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 4,715 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। अच्छी चीज यह है हर्षदा कि कल एफआईएस की तरफ से कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट थे, लेकिन पुट शॉर्ट का क्वांटम ऑन द सेकेंड डे ऑफ द सीरीज वो थोड़ा ज्यादा था। कल 70,000 पुट उन्होंने कल बेची, दैट्स गुड, दैट्स बिट गुड। अगर आप देखें क्या करना चाहिए आज, देखिए हर्षदा अब डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं, एसजीएक्स निफ्टी सिंक हो रहा है, बट फंडा बेस का वही रहेगा। जिस बेस पर आप ओवरशूट कर रहे हैं 2 सेशन से, जहां पे आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं, फंडा वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, तो ट्रेडर्स हैं उसको देख लें जरा एक बार कि हमें जोन क्या मिल रहा है। कल हमें 18,210 मिल गया, क्लोजिंग में हमारी बात भी हुई थी हर्षदा आप और मेरी, आपकी और मेरी। अभी आप देखें तो 18,200 का और 300 का वो कॉल राइटर अभी भी खड़ा हुआ है, और इन्हीं दोनों के बीच में हमारा वो 18,243 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हर्ट कर रहा है हमें अब तक, जिसे हम पार नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी भी खड़ा हुआ है। और नीचे 18,000 पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट पर वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा ओआई है, और कल 18,100 की पुट भी बिकी है, और इनफैक्ट 18,200 पे भी टसल था। इनफैक्ट कल 18,200 पे हर्षदा जो पीसीआर था, पुट कॉल रेशो, वो 0.65 क्रॉस कर चुका था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस थे उसके क्रॉस करने के। लेकिन यस, हमें ग्लोबल मार्केट से थोड़ी सी हेडविंड्स मिल रही है। देखिए मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं अभी भी आई थिंक अपना फंडा लेके वही चलूंगा हर्षदा, और वो है बेस 1, क्योंकि कल पुट राइटिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, एफआईएस की तरफ से है। बेस 1 रहेगा 18,126, 18,057। इसके ऊपर के डिप को मैं एग्जैक्टली आप देखें बाय करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और याद रखिएगा, मैं जैसे कि शुरू में कह रहा था कि अगर इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट से पैरिटी एस्टेब्लिश करते हैं, किसी सेल ऑफ में जाते हैं, मुनाफा वसूली बढ़ती है, लेवल्स ब्रीच होते हैं, तो शॉर्टिंग के थॉट्स तभी आएंगे जब हमारा बेस 2 वॉलेट हो जाएगा, उससे पहले नहीं, याद रखिएगा। 964 वॉलेट होगा तब शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। ऊपर की तरफ अगर हमें ड्यूरिंग द डे लॉन्ग ट्रेड पे प्रॉफिट मिलते हैं, तो याद रखिएगा वही क्लस्टर 210 243 प्रॉफिट्स को अपने कैश में कन्वर्ट करना है। 243 एक टसल जोन है, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 243 271 अगला अच्छा दौर, अपर स्विंग स्ट्रेंथ इसी लेवल के ऊपर मिलेगी। यह है निफ्टी पर अप्रोच, याद रखिएगा। निफ्टी बैंक कल अच्छा मूव था, नो डाउट। अच्छा हर्षदा, निफ्टी के परिवेश में एक बात मैं कहना चाहूंगा, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, मिड कैप इंडेक्स का चार्ट और रिलायंस का 20 डेमा के ऊपर आना कल अच्छा था। वो निफ्टी के लिए जो प्रोजेक्शंस थे हायर, उनको स्ट्रांग बना रहा था। लेकिन आज कुछ खबरें ऐसी हैं, आई थिंक विंडफॉल टैक्स वाली, शायद वो रिलायंस को प्रभावित करें, बट कल इनका स्ट्रक्चर आई थिंक निफ्टी को अपर पुश दे रहा था। नो निफ्टी बैंक, कल हमने जिस क्लस्टर की बात की थी, यहाँ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए, 43 300 500 वो मिला। अगर आप देखें वहां से, अगर आप देखें फिर अनवाइंडिंग आ गई, बैकफुट पे आई है, बट स्टिल 43,000 जहां पे शुक्रवार को भी पुट राइटिंग थी, अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। पिरामिड्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए ऑरेंज कैंडल, स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स यहाँ पे खड़े हैं। इस स्ट्राइक का आउटस्टैंडिंग वाई अगर आप पुट का देखें तो वो अभी भी काफी हाई है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें 40% ज्यादा है वर्सेस कॉल राइटर के। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए क्लियर कट अप्रोच है, बेस 1 आपको बाय करना है, बेस 1 आपको बाय करना है। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की प्लेसमेंट थोड़ी सी अच्छी लग रही है। शॉर्टिंग के थॉट्स बैंक निफ्टी पे तब तक नहीं लाएंगे जब तक कि बेस 2 वॉलेट नहीं हो रहा है। बेस 1 के ऊपर के डिप को बाय करेंगे, और अगेन जब भी लॉन्ग ट्रेड लें वो 43 300 500 एक टसल जोन है, कॉल राइटर्स का जोन है, यहां आके अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। बैंक निफ्टी में अपर हायर स्विंग तभी आएगा जब आप रेजिस्टेंस 1 यानी 440 510 फर्स्ट रेजिस्टेंस के अपर जोन को क्लियर कर देंगे। ऐसे अप्रोच करिए, और
निफ्टी पे अगर आप देखें हर्षदा, इस वक्त ज़्यादा अगर आप देखें आर्म्स है बजाय के निफ्टी बैंक के अपना अपर स्विंग तय करने के लिए। हर्षदा, ओवर टू यू। तो निफ्टी शायद ज़्यादा मजबूत दिख रहा है और ऊपरी तरफ जाने के आसार, और जैसे वीरू कह रहे थे 17,964 जब तक वो नहीं टूटता है शॉर्ट का ख्याल नहीं आना चाहिए। देखते हैं मार्केट कैसे डील करते हैं आज के ग्लोबल क्यूज को, लेकिन स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे, एक तो विंडफॉल टैक्स और साथ ही अब Q3 की भी तैयारी हो रही है। एक के बाद एक Q3 अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं। सुमित बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो मॉर्निंग विंडफॉल टैक्स, ये आज सबसे बड़ी खबर रहने वाली। तो पहले तो इसी के ऊपर ही बातचीत करेंगे, जहां पर कच्चे तेल पर सरकार ने फिर से विंडफॉल टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है और 1700 रुपये पर टन से बढ़ा के 2100 रुपये पर टन के आसपास कर दिया गया। इसी से रिलेटेड खबर अगर कोई और दूसरी भी देखनी हो तो ATF पर भी एक्साइज ड्यूटी जो है वो 1.5 रुपये लीटर से बढ़ा के 4.5 रुपये लीटर कर दिया गया है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी करीब 5 रुपये से लीटर से बढ़ा के 6.5 रुपये पर लीटर के आसपास कर दिया। और तमाम वो कंपनियां, चाहे एक्सप्लोरिंग कंपनीज हों, ATF से रिलेटेड कंपनीज जैसे कि एविएशन कंपनीज हों, OMCs हों, इन सब के ऊपर आज आपको नजर बना कर रखेंगे। इनफैक्ट पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस से रिलेटेड कंपनीज जितनी हैं उनके ऊपर आपको आज फोकस करना होगा। PSP प्रोजेक्ट, इसके पहले आप तमाम वो पहले Q3 की अपडेट देख लीजिए। साउथ इंडियन बैंक का Q3 का अपडेट आया है। ग्रॉस एडवांसेस करीब 60,000 करोड़ से बढ़ के यानी 18% के आसपास यहाँ पर बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है। डिपॉजिट ग्रोथ रफली 3%, कासा में 9% की ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक अच्छे साइड पर नंबर आप साउथ इंडियन बैंक के मान के चल सकते हैं। इससे बेटर कर्नाटका बैंक के भी नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। 10% की कासा ग्रोथ और करीब करीब 12% के आसपास की एडवांसेस की ग्रोथ वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है। CSB बैंक 26% की एडवांस में ग्रोथ और डिपॉजिट्स में करीब 19% के आसपास की ग्रोथ यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये तीन एक साथ बैंक्स जिन्होंने अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं, Q3 के नंबर्स का अपडेट दिया है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक ने भी अपने Q3 के नंबर्स का अपडेट दिया है, जहां पे 1% की माइन और मेटल आउटपुट बढ़ा है, 2.5 लाख टन रहा है। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा प्रेशर जरूर आया है, लेकिन अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर में आप जाएंगे तो वहां पे शायद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और लास्टली PSP प्रोजेक्ट, जहां पे कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 1364 करोड़ का बड़ा ऑर्डर है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के लिए ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव मूव आने की उम्मीद आप रख के चल सकते हैं इस खबर के चलते। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स रेडार पर। अच्छा, वैसे M&M फाइनेंशियल सर्विसेज का भी Q3 का अपडेट आ गया, जहां पर डिस्पर्समेंट्स में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली, लगभग 80% अप ईयर ऑन ईयर, और साथ ही कलेक्शन एफिशिएंसी भी काफी बेहतर होती हुई दिखाई दी है। तो ये तमाम NBFCs और छोटे बैंक आज रेडार पर रहेंगे Q3 अपडेट के लिहाज से। लेकिन आज का दिन दरअसल इंपॉर्टेंट US मार्केट से और बड़े क्यूज आने वाले हैं। जैसे हम मेंशन भी कर रहे थे कि जैसे जैसे वहां पर वापस लोग छुट्टियों से लौटेंगे तो डेटा हैवी रहेगा ये हफ्ता। जर्मनी का इन्फ्लेशन डेटा इस हफ्ते आने वाला है, ये तो आपको ये जानकारी है। लेकिन आज के लिए US का दिसंबर का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा है, वो आएगा। एक्सपेक्टेशन है 46.2 पर आता हुआ दिखाई देता है। और कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग के आंकड़े आएंगे। कल FOMC के जो मिनट्स है वो रिलीज भी होंगे। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए, इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स में क्या हरकत देखने को मिल रही है और खास तौर से सोने की चमक कितनी बढ़ेगी, क्या आपने आज वहां पर तेजी का ट्रेड लेना है या दूसरी कौन सी कमोडिटीज रेडार पर रखें, उसकी बात करेंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। SGX निफ्टी में कुछ खास बदलाव नहीं, 48 पॉइंट नीचे इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आज नजरें कमोडिटी मार्केट पर होनी चाहिए, क्योंकि सोने में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। वो डेटा पॉइंट्स स्पेशली जो कॉमेक्स पर ट्रेड था, $1800 के ऊपर ही कारोबार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा एक दायरा था 1810 1812, लेकिन उसको ब्रीच करने के साथ थोड़े बहुत चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे थे। डेटा ताज़ा वाला है रेडार पर, तो लेकर आइएगा, क्योंकि $1834 पर दरअसल इंटरनेशनल मार्केट्स में इस समय ताज़ा ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। लगभग $8 का मूव कल जो पहला सत्र था 2023 का, उसमें आता दिखाई दिया। रविंद्र राव हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, गुड मॉर्निंग। एक अच्छी तेजी के साथ सोने की शुरुआत हुई है साल की, बताइए आज इसी पर नजरें, क्या ट्रेड यही लेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा। पहले तो मैं पूरे CNBC आवाज की टीम को और सारे दर्शकों को न्यू ईयर की शुभकामनाएं दूंगा। शुक्रिया सर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। या सेम टू यू। मेरे हिसाब से जो ओवरऑल
ओवरऑल सिनेरियो है गोल्ड के लिए वो अभी भी पॉजिटिव है। और आज कल तो काफी वॉल्यूम्स थिन थे, बट आज से शुरू होगा इसमें फिर से आई थिंक एक अप मूव। जैसे आपने बताया $1825 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस था गोल्ड में, अभी उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो अराउंड 1845 और उसके बाद $1880 तक का आ रहा है। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी की वजह से हम गोल्ड में एक अप मूव देख रहे हैं। प्लस ये वीक में काफी सारे इंपॉर्टेंट यूएस इकोनॉमिक डेटास है, तो हो सकता है कि गोल्ड में थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहे, इसीलिए हमने गोल्ड में एक बाइंग की स्ट्रैटेजी दी है। हमें लगता है कि एक बार 55,400 55,450 तक के लेवल हम इंडियन मार्केट्स में देख सकते हैं, तो इसीलिए उसमें डिप में खरीदारी कर सकते हैं गोल्ड में। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी सिल्वर में होगी, क्योंकि सिल्वर नॉर्मली गोल्ड को फॉलो करता है, बट आज मॉर्निंग के सेशन में थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट चांसेस है कि सिल्वर में भी हम फिर से एक बार 70,000 से लेकर 70,100 तक के लेवल्स देखें। सिल्वर में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो अराउंड 69,200 से 69,100 का है, तो उसका एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओपनिंग में हो सकता है कि ये 69,400 300 के आसपास ओपन हो, तो दैट वुड बी अ गुड प्राइस टू एंटर, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है और पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में एक बार 70,000 तक हम फिर से एक बार देख सकते हैं सिल्वर में। सो आई थिंक दीज आर द टू कमोडिटीज जिसपे इनिशियल मॉर्निंग सेशन में एक प्ले किया जा सकता है। ओके, तो चांदी और सोना दोनों में चमक का और बढ़ने के आसार साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। दोनों पर ही तेजी का व्यू इस समय आ रहा है, तो ये राय साफ है खरीदारी की दरअसल प्रेशियस मेटल्स में। इस बीच 2023 की जो शुरुआत हो गई है इस पर कई सारे बड़े जानकारों की राय उभर कर आ रही है, और देश के सबसे बड़े फंड मैनेजर प्रशांत जैन ने कहा है कि निवेशकों को 2023 में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अनुज सिंघल से कहा कि इस साल बाजार के सामने कई सारी चैलेंजेस हैं, कई सारी चुनौतियां हैं। हालांकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको बुलिश रहना चाहिए। उनका कहना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में दम है। प्रशांत जी, आपने इतनी मार्केट साइकिल्स देखी हैं, ये इस समय जो पूरा का पूरा एक फेड का इंटरेस्ट रेट साइकिल है जिसकी हम रोज सुबह बात करते हैं कि कहाँ जाके टर्मिनल रेट ठहरेगा, कहाँ जाकर फेड रुकेगा, आप इसको कैसे देखते हैं इस समय? क्योंकि इससे काफ़ी फंड फ्लोज पर इम्पैक्ट पड़ता है, कैरी ट्रेड्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर आपका क्या व्यू है? ये देखिए, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, और आज जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि कोविड के बाद जो एक फेड ने मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन किया और जो इंटरेस्ट रेट्स बहुत काटे थे, आज उसका नॉर्मलाइजेशन का रिवर्सल का दौर चल रहा है। और फेड की बैलेंस शीट जो कोविड के बाद लगभग डबल हो गई थी या डबल से भी ज़्यादा हो गई थी, अब उसको वो धीरे धीरे कम करेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा विश्व के बाज़ार पे, ये कहना बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसा हम लोग मेरे जीवन काल में पहली बार हो, हम लोग ने कभी इस प्रकार का एक टेपरिंग जैसा माहौल बड़े पैमाने पर नहीं देखा है। हाँ। तो इसलिए, और यही कारण है कि जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हमको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और देखिए, इंडिया में भी बैंक डिपॉजिट रेट्स अब काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसका लोकल फ्लोज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। तो रिस्क यही है बाज़ार में कि अगर कहीं फॉरेनर का दोबारा सेलिंग आया, पिछले बार तो लिक्विडिटी बहुत थी, लोकल्स का ओनरशिप कम था, बैंक डिपॉजिट रेट्स कम थे और लेवल भी कम था बाज़ार का, तो लोकल्स ने काफ़ी बाइंग की, जिसकी वजह से बाज़ार एक स्टेबल रह गया, जो कि अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट था। लेकिन अब की बार अगर सेलिंग आया तो ये हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि उतना मैचिंग फ्लो लोकल से आएगा या नहीं, क्योंकि बैंक डिपॉजिट रेट्स जब 8, 8.5, 9% अगर मिलने लग जाता है तो उससे थोड़ा फ्लो को इक्विटी से डेट की तरह जाना स्वाभाविक है। यही मेन कारण है कि आप थोड़े से, जैसे मैं कहता हूँ, सुन रहा हूँ, थोड़े से बेरिश लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं बेरिश नहीं हूँ। देखिए, मैं बेरिश नहीं हूँ। इंडिया में तो बेरिश हमको कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ का आउटलुक बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि इसमें रिटर्न हमको उतना ही उम्मीद रखनी चाहिए जितने की हमारी इकोनॉमी में या बिजनेसेस में ग्रोथ है। इसमें री रेटिंग का स्कोप नहीं है। तो इसमें एक जो सामान्य रिटर्न है, कंपाउंडिंग रिटर्न है, वो इसकी हमें 3-5 साल में पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। इक्विटी में
जो बड़ा पैसा बनता है वो समय के साथ ही बनता है। बिल्कुल। तो ये हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडेक्स में वो क्षमता है कि हर 5-6 साल में पैसा फिर हमारा डबल करता जाए। तो बेसिकली प्रशांत जैन कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया लॉन्ग टर्म स्टोरी पर बुलिश है तो अभी पैसे लगाने का मौका है, लेकिन अगर आप छोटी अवधि के दायरे से मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं तो चुनौती भरा साल ये रहेगा। प्रशांत जैन से सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल की एक खास बातचीत आज सुबह में आप इत्मीनान से देखिएगा। 10 बजे इसे हम पेश करने वाले हैं। इसका कुछ अंश आपके सामने अब पेश हुआ। चलिए, इस बीच वक्त हो रहा है आप सभी से इजाजत लेने का। ध्यान रहे, आज ग्लोबल मार्केट्स में बाकी सब लोग ऑनलाइन आते हुए दिखाई देंगे, तो वो बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहेगा। SGX निफ्टी अभी भी करीब करीब 60 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। अच्छा, कुछ इवेंट्स में आप ध्यान दीजिएगा कि आज इंडिया साइंस कांग्रेस का उद्घाटन होने वाला है और ये नागपुर यूनिवर्सिटी जो अपनी सेंटेनरी सेलिब्रेट कर रही है उसमें आयोजित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इसके इनॉग्रेल समारोह में भाग लेने वाले हैं। तो वो भी एक चीज़, और वहाँ पर देखते हैं किस तरह का इनपुट आता हुआ दिखाई देता है। ये 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित दरअसल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस रहेगा आज के बड़े क्यूज पर, किन स्टॉक्स में क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उसी का एक अंदाजा सीधा सौदा में लगता है हर रोज। तो तैयार रहिएगा, सुमित और नीरज जुड़ेंगे ब्रेक के ठीक बाद।